हाउस का नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी, इसलिए इसे रमन प्रभाव भी कहा जाता है। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। जब हम बीज को जमीन में डालते हैं तो वह विकसित होकर दो भाग बनाता है। जो बीज का वह भाग जो ऊपर की ओर जाता है उसे हम प्रांकुर कहते हैं, और बीज का वह भाग जो नीचे की ओर जाता है उसे मूलांकुर कहते हैं। बीज के मूलांकुर से जड़ बनती है और बीज के प्रांकुर से तना बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब किसान बीज बोते हैं तब बीज का वह भाग जिससे तना बनता है उसे प्रांकुर कहते हैं, और बीज का वह भाग जिससे जड़ बनती है उसे मूलांकुर कहते हैं। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसलाधार और रेशेदार जड़। यदि हम मूसलाधार की बात करें तो मूसलाधार ऊपर मोटी और नीचे पतली होती जाती है और जमीन के गहराई तक भी जाती है, जैसे मूली, गाजर, सरसों आदि। रेशेदार जड़ की बात करें तो वह धागे के समान पतली होती है और जमीन के गहराई तक नहीं जा पाती है, जैसे गेहूं है, प्याज है, लहसुन है, घास है आदि। दलहनी पौधों में एक विशेष प्रकार की जड़ पाई जाती है जिनमें गांठें होती हैं और उनमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दीवार पर सूर्य की किरणें आईने से परावर्तित होकर दीवार पर पड़ रही हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजर रही तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो रही है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। बारिश के दिनों में आपने इंद्रधनुष बनते देखा ही होगा। यह भी एक प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। यह दूरदर्शी है, इससे दूर की वस्तुएं पास दिखाई देती है। इसकी खोज गैलीलियो ने की। आप सभी जानते हैं लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की सतह उभरी हुई होती है। अगर हम उत्तल लेंस से किसी वस्तु को देखें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु से बड़ा दिखाई देता है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। अवतल लेंस की सतह धसी हुई होती है। अगर हम अवतल लेंस से किसी वस्तु को देखें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु से छोटा दिखाई देता है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। आज हम सब तीव्र एवं मंद अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं हम इसे परख नली कहते हैं। इसमें मैंने अम्ल लिया है। अब हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे और देखेंगे क्या क्रिया कौन सी क्रिया होती है। जब हम अम्ल में खाने का सोडा डालते हैं तो बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये एक तीव्र अभिक्रिया है। मंद अभिक्रिया, जैसे कि आप सब जानते हैं, मंद अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, जैसे लोहे में जंग लगना एवं तांबे के लोटे पर नीली हरी परत का जमना एवं भोजन का पचना। हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में जानेंगे। जिस पदार्थ के आर पार पूरा पूरा दिखाई देता है उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि ये कांच एवं शुद्ध पानी। इनके आर पार पूरा पूरा दिखाई दे रहा है।
जिस पदार्थ के आर पार पूरा पूरा दिखाई नहीं देता उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एक पुस्तक एवं डस्टर। जिस पदार्थ के आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देता है उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक एवं रंगीन पन्नी। इनके आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देता है। आज हम विलेय एवं अविलेय पदार्थों के बारे में जानेंगे। विलेय पदार्थ उन्हें कहते हैं जो पानी में घुल जाए एवं अविलेय पदार्थ उन्हें कहते हैं जो पानी में ना घुले। देखिए, अब हम नमक लेंगे और इसको पानी में घोलेंगे। ये देखिए, ये नमक पानी में घुल गया, इसलिए यह एक विलेय पदार्थ है। अब हम रेत लेंगे और इसको पानी में डालेंगे। देखिए, ये रेत घुली है और पानी के नीचे बैठ गई है, इसलिए यह एक अविलेय पदार्थ है। अब हम इस प्रयोग के माध्यम से हमने यह सीखा कि जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं वो विलेय कहलाते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब हम असमान ध्रुवों को पास लाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। जब हम समान ध्रुवों को पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, जैसा कि आप प्रयोग द्वारा देख रहे हैं। इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। और हम ऐसे करेंगे कि हमारे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रणाली में 2 लीटर पानी लिया हुआ है। अब मैं इसमें कुछ मामला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका पानी दूसरे रंग का हो जाना है। इसलिए होता है क्योंकि चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो दूसरे रंग का हो जाता है। जो ये आप देख रहे हैं दूसरे रंग का हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस से होता है कि हमारे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आज हम इस प्रयोग के द्वारा विद्युत चुंबक बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने एक कील लिया है, इसमें मैंने तांबे का तार लपेट दिया है। इसमें अब हम विद्युत द्वारा प्रवाहित करेंगे और देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें चुंबक का गुण आ गया है और इससे ये कील चिपक गई है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद करता हूं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया है, तो ये सारी कील नीचे गिर गई हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत धारा प्रवाह बंद करने पर लोहे का चुंबकीय
चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है और विद्युत चुंबक का उपयोग क्रेनों में बड़े सामान उठाने में किया जाता है और इसका उपयोग विद्युत घंटी में भी किया जाता है। आज हम लिटमस पेपर के द्वारा अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन की विलयन की पहचान करना सीखेंगे। हमने पहले विलयन में नीला लिटमस पेपर डुबाएंगे और देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर लाल हो गया। आप देख रहे हो कि नीला लिटमस पेपर लाल हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि ये अम्लीय है। अब हम दूसरे विलयन में लाल लिटमस पेपर डुबाएंगे। अगर वह नीला से अब हम दूसरे विलयन में लाल लिटमस पेपर डुबाएंगे और देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि लाल लिटमस पेपर नीला हो गया। इससे ऐसे होता है कि यह दिया गया विलयन क्षारीय है। अब हम तीसरे विलयन में नीला लिटमस पेपर दबाते हैं और देखते हैं क्या होता है। आपने देखा कि इस लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम इसमें लाल लिटमस पेपर दबाएंगे और देखते हैं क्या होता है। आपने देखा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्टेथोस्कोप है और इसका उपयोग हमारे हृदय की धड़कन को सुनने में किया जाता है और इसी से डॉक्टर हमारे हृदय की धड़कन को सुनते हैं। आइए मैं अपने सहपाठियों की हृदय की धड़कन को सुनती हूँ। आइए अब मैं अपने सहपाठी की हृदय की धड़कन को सुनती हूँ। इसमें मेरे सहपाठी की हृदय की धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही है। आज हम गोबर गैस के बारे में जानेंगे। ये देखिए, इधर से इस नली से पशुओं का गोबर आ रहा है और गोबर गैस टैंक में इकट्ठा हो रहा है। इस गोबर के अपघटन से बायोगैस बनती है जिसमें 65% मीथेन होती है और इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग बिजली बनाने में भी किया जा सकता है और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है और इसके बचे हुए अपशिष्ट का उपयोग खेतों में जैविक खाद के रूप में किया जाता है। आप देख रहे हैं कि गैस अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से रसोई घर में जा रही है। आज हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। मैंने एक गिलास में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है जो कि नीले रंग का होता है। इसमें हम कील डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब हम इसे कुछ देर के लिए रखे रहने देते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब हम आधे घंटे बाद देख रहे हैं कि लोहे की कील ने तांबे को विस्थापित कर लिया है और इसका रंग हरा हो गया है और लोहे की कील पर तांबे की परत जम गई है। ये देखिए, आज हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह जड़ है। यह जमीन से
जल एवं खनिज लवण लेती है एवं यह तना है, यह जड़ से जल एवं खनिज लवण लेकर पूरे पौधे में पहुंचाता है। यह पत्ती है, यह सूर्य के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है एवं भोजन बनाती है। यह फूल है जिसमें अंडाशय होता है और उससे फल बनता है, जिसके बीज जमीन में बोने से नया पौधा उगता है। आज हम सब बहुत खुश हैं कि हमारा रमन हाउस फर्स्ट आया है। बहुत खुश है कि हमारा प्रोजेक्ट रमन हाउस फर्स्ट आया है। अच्छा, कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था आपने? विज्ञान वाटिका। विज्ञान वाटिका था, प्रैक्टिकल वाला। जी सर। अच्छा अच्छा, ऐसे आपने कितने प्रोजेक्ट बनाए थे? 3। अच्छा, एक प्रोजेक्ट पे कितने महीने काम किया? 2 महीने। जी सर। वेरी गुड। तो क्या आपको कितने हाउस है आपके यहाँ? 3। आपके हाउस का नाम क्या है? रमन हाउस। अच्छा अच्छा, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट आया। जी सर। गुड, बधाई हो। आप हमें बताएं कि इस प्रोजेक्ट में काम करने में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमने खूब सीखा इससे। इससे हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिला क्या जानने को मिला भैया? पौधे के विभिन्न भाग और परखनली अम्ल क्षौर के बारे में जाना। अच्छा, तो ये सब जो आपने जाना, क्या यहाँ से प्रैक्टिकल पहले करते थे कि नहीं करते थे? सर जी समय नहीं मिलता था सर जी, इसलिए नहीं कर पाते। अच्छा लेकिन हमको अब विज्ञान मित्र क्लब के द्वारा हम ये स्कूल में भी कर सकते हैं और वो सामान ले जाकर घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये विज्ञान मित्र कला चलते रहे। चलता रहा, तो इससे आपको फायदा है? जी सर। अच्छा लगता है? जी सर। बहुत कुछ सीखते हैं सर इससे। हाँ, तो फिर आप घर के बाद जाके फिर खेलते नहीं हो क्या? इसी में लगे रहते हो? सर 2 घंटा खेलते हैं बस। अच्छा, और इसमें क्या करते हो बाहर जाके स्कूल टाइम के अलावा? सर जी प्रैक्टिकल को घर पर भी करके देखते हैं सर जी। सामान कहाँ से लाते हैं? सर जी स्कूल से ले जाते सर जी। स्कूल से ले जाते जी हैं? सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप लोगों को। आप क्या चाहते हैं? सर जी की विज्ञान मित्र क्लब आगे ही चलता रहे। तो इस आपकी जो क्लास की पढ़ाई है, जो विज्ञान मित्र क्लब के पहले होती थी और अब विज्ञान मित्र क्लब की एक्टिविटी आपने की है, तो इसमें मतलब आपको अंतर क्या समझ में आया? सीखने हाँ, जी सर। खुद करके सीखा? जी सर। अच्छा, तो आप खुद करके सीखा मतलब इसको कभी नहीं नहीं भूलोगे? नहीं सर। वेरी गुड, बधाई हो आपको एक बार पुनः बार बार बधाई कि शासकीय माध्यमिक शाला मगरधा के रमन हाउस का जो प्रोजेक्ट है विज्ञान मित्र क्लब की गतिविधियां, ये जो है वो संस्था स्तर पर प्रथम आया और इसे जन शिक्षा केंद्र स्तर पर भेजा जा रहा है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जन शिक्षा केंद्र स्तर से भी यह प्रोजेक्ट सिलेक्ट होकर के ऊपर थैंक यू सर। विज्ञान मित्र क्लब की गतिविधियों से पहले जो छात्र शाला में अध्ययन करते थे और कुछ चीजें ऐसी थी जो शाला में नहीं देख सकते थे, उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से शाला में भी कराया गया और उन्होंने खुद करके सीखा और घर जा करके भी उन्होंने अपने अभिभावकों और गांव वालों को भी बताया, जिससे छात्रों में लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट के द्वारा बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ। और इन छात्रों के में यह भी देखा गया जो छात्र विज्ञान मित्र क्लब के सदस्य थे उनके प्रति वर्ग का रिजल्ट विज्ञान विषय में खासतौर से बहुत अच्छा आया। ये विज्ञान मित्र क्लब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही हमारी संस्था के लिए और मैं ये चाहता हूं कि सरकार राज्य शिक्षा केंद्र की इस अभिनव पहल को सरकार द्वारा अनवरत रूप से जारी रखा जाए ताकि छात्रों का ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में हित हो सके। धन्यवाद।
मैं विनोद ठाकुर, प्रधान पाठक शासकीय नवीन माध्यमिक शाला मगरदा। विगत जून 2015 से मैं संस्था में पदस्थ हूँ और मेरी पदस्थी के दौरान मैंने देखा यहाँ के जो छात्र हैं काफ़ी रुचिपूर्ण ढंग से अध्ययन करते हैं। हमारे जो शिक्षक हैं वो भी काफ़ी समन्वय रूप से विज्ञान के बारे में बच्चों को बताते हैं और अन्य प्रकार की गतिविधियाँ भी संपादित कराते हैं। वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में मैंने देखा कि हमारे जो संस्था के शिक्षक हैं काफ़ी रुचिपूर्ण ढंग से और जो निर्धारित ALM पाठ्यक्रम है उसमें अपना भली भांति बच्चों को अवगत कराते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि इस जो अभिनव पहल शुरू हुई अभी विज्ञान मित्र क्लब की, उसके माध्यम से बच्चों में काफ़ी कुछ रुचिपूर्ण माहौल बना हुआ है। अभी तक क्या है 90 मिनट में सर हम ALM के माध्यम पढ़ाते तो थे, लेकिन बच्चों को पर्याप्त समय हमको उनके प्रायोगिक के लिए नहीं निकाल पाते थे। तो इसके लिए हमारे शिक्षकों ने अभिनव पहल की कि उन्होंने जो स्कूल की सामग्री है या घर की उनकी जो अन्य सामग्री को जुगाड़ कर लेते थे, उसके माध्यम से उन्होंने TLM के रूप में विज्ञान की बेसिक अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया, जिसमें अम्ल की पहचान, क्षार की पहचान, है ना, स्थानीय सूचकों का उन्होंने कहना चाहिए अच्छे से अध्ययन किया। और इस बारे में हमारे संस्था के शिक्षक श्री देवेंद्र सिंह जी लोधी और श्रीमती संजीता दुबे काफ़ी उत्साहपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि न केवल कार्यालयीन समय में बल्कि उसके बाद भी वो अपना समय बच्चों के बीच बिताते हैं, उनको पर्याप्त समय देते हैं और उनकी विज्ञान के प्रति जो भी जागरूकता के लिए जो भी उनकी गतिविधियां वो चाहते हैं उसमें अपेक्षित सहयोग वो प्रदान करते हैं। इससे पूर्वी हालांकि हमारी संस्था से बच्चे विज्ञान में जिला स्तरीय प्रदर्शनी वगैरह में जाते रहे, जिसमें 3 बार हमारी संस्था से उनका चयन इस बार अवार्ड के लिए हुआ है और विगत वर्ष में हमारे यहाँ से राज्य स्तरीय अवार्ड के लिए हमारे बच्चे गए थे। अच्छा, इसमें सर एक चीज और है कि न केवल विज्ञान में बल्कि खेलकूद गतिविधियों में भी हमारे यहाँ के बच्चे काफी कुछ कर रहे हैं। इसी सत्र 2017-18 में हमारी स्कूल की एक बच्ची मिनी कबड्डी प्रतियोगिता में स्टेट लेवल तक खेल के आई और इसमें काफी कुछ हमारे जागरूक जो पालक हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। SMC की हमारी अध्यक्ष है श्रीमती पार्वती बाई चौधरी, वो भी हमारा काफी कुछ सहयोग कर रही हैं। अपेक्षित सहयोग उनसे मांगा जाता है। हमारे ग्राम के सरपंच श्रीमती सरिता पटेल, जागरूक नागरिक श्री केदार सिंह जी पटेल, पन्नालाल जी साहू और अन्य जो गणमान्य नागरिक हैं यथा समय जब भी उनसे कोई अपेक्षा की जाती है सालों में उपस्थित होकर पर्याप्त बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। और इसके लिए हमारी जनशिक्षा केंद्र भी हमारा काफी कुछ रुचि से हमको सहयोग प्रदान करता है, जिसमें सम्माननीय श्री हमारे CSC द्वय हैं श्री शर्मा जी, श्री RP शर्मा जी हैं और प्रदीप मेहरा जी, जिनका लगातार अनावरत सहयोग इसके लिए हमें मिलता रहा है। उस विज्ञान मित्र क्लब के बारे में उनका विशेष सहयोग रहा है। जनशिक्षा स्तर पर भी जो पहले प्रधान पाठक का उन्मुखीकरण उनके द्वारा किया गया, फिर विज्ञान शिक्षकों को बुलाकर उनका उन्मुखीकरण किया, उसके बाद संस्था स्तर पर भी प्रत्येक संस्था में जाकर उनके द्वारा विज्ञान मित्र क्लब की गतिविधियों का बिल्कुल बारीकी से एक विश्लेषण उनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से अपन उन गतिविधियों को समन्वित करें, उनकी फाइलिंग करें, उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करें और किस तरीके से हम उसको जिला स्तर और राज्य स्तर ले जाने हेतु क्या हम कर सकते हैं। और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जनशिक्षा के क्षेत्र में इतना हमारा सहयोग उन्होंने किया है। और मैं अपेक्षा रखूंगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट ऊपर तक जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं काफी उत्साहित हैं। अभी तो हमारा संस्था से चयन हमारा देश के लिए हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसका चयन और जिला और राज्य स्तर तक जाए, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। मैं RP शर्मा, जनशिक्षक विज्ञान, जनशिक्षा केंद्र रोसड़ा, ब्लॉक नरसिंहपुर से हूँ। यह शासकीय नवीन माध्यमिक शाला मगरदा मेरे कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। मेरे कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 11 मिडिल स्कूल और 18 प्राइमरी स्कूल है। मुझे गर्व है कि 11 के 11 मिडिल स्कूल्स में विज्ञान मित्र क्लब की गतिविधियां इतनी बढ़ चढ़ के संपादित हुई हैं कि ये निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल समझ में आ रहा है कि किसे हम जनशिक्षा केंद्र की कमेटी के द्वारा ऊपर भेजने के लिए
सिलेक्ट करें। तो हालांकि इसका निर्णय जो है वो जो कमेटी का निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। इस कमेटी में हमारे अध्यक्ष जन शिक्षा केंद्र प्रभारी सचिव मैं हूँ और सदस्य के रूप में सारे 11 मिडिल स्कूल के 11 विज्ञान शिक्षक इसमें शामिल हैं, जिसमें 10 शिक्षक हैं। एक विद्यालय में विज्ञान शिक्षक नहीं है, वहां पर अतिथि जो है इस कार्य को संभाल रहा है। हमने विगत वर्षों में भी ALM के दौरान विज्ञान शिक्षण का कार्य देखा है, मॉनिटरिंग की है। इस वर्ष NCERT का पाठ्यक्रम लागू हो जाने पर, पुस्तकें लागू हो जाने पर मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं भोपाल में SRG ट्रेनिंग के लिए गया और एक SRG ग्रुप का सदस्य बन गया। वहाँ पर भी हमें हर विषय वस्तु को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। NCERT की बुक्स में भी यही प्रावधान है कि हर विषय वस्तु को एक्टिविटी के माध्यम से ही कराना है। इसमें एक्टिविटियां इतनी रोचक हैं कि बच्चे स्वयं प्रेरित होते हैं विद्यालय आने के लिए। इससे विद्यालय की उपस्थिति में भी काफी बदलाव आया है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण के उपरांत जो विज्ञान मित्र क्लब योजना जो हमारे बीच में आई शासन की तरफ से, राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से, और इसका जब जन शिक्षकों का उन्मुखी कार्यक्रम हुआ तो वहां पर प्रभारी के द्वारा हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए गए और इस योजना को किस तरीके से संपादित करना है इस बात को समझने के उपरांत मैंने समस्त प्रधान पाठकों को प्रशिक्षण दिया। तदुपरांत दूसरे ही दिन मैंने विज्ञान शिक्षकों को अलग से प्रशिक्षण दिया। तब गतिविधियों की मॉनिटरिंग के दौरान मैंने विद्यालयों में गतिविधियां कुछ सही क्रम में, सही दिशा में, सही क्रम में ना होते हुए पाई, तो फिर प्रत्येक स्कूल में जाकर के विज्ञान मित्र क्लब की एक्टिविटी का कैसे कार्य करना है, समय निर्धारण कैसे करना है, विषय वस्तु का वितरण कैसे करना है, हाउस निर्माण कैसे करना है, इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, इस सब विधि पर बात की। मैंने ये पाया कि सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हैं। उनका कहना यह है कि 45 मिनट या 90 मिनट के ALM पीरियड में जो चीज हमें समझाई जाती थी वह या तो टीचर्स के द्वारा व्यक्त कर दी जाती थी या फिर कुछ एक्टिविटी जो है बच्चे क्षणिक रूप से या 1-2 मिनट के लिए ही कर पाते थे। ज्यादा समय उन्हें नहीं मिलता था, क्योंकि पाठ्यक्रम को भी आगे बढ़ाना शिक्षक का एक दायित्व है। लेकिन विज्ञान मित्र क्लब के अंतर्गत जो विषय वस्तु दे दी जाती है वह विषय वस्तु पर विभिन्न चरणों में रोज मार्गदर्शन लेकर के बच्चा 2 महीने तक काम करता है और 2 महीने की अवधि में उस विषय वस्तु पर इतना परिपक्व हो जाता है कि मेरे हिसाब से भविष्य में उसको उस विषय को जानने के लिए किसी किताब की या उस स्तर तक का ज्ञान हासिल करने के लिए पुनरावृत्ति की आवश्यकता कदापि नहीं होगी। यही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसमें दूसरी चीज एक और है कि मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने जो बीमारी के अध्ययन के बारे में काम किया तो वो स्वयं कैसे स्वस्थ रहे इसलिए बिना पूछे बिना पढ़े सर्वे के दौरान स्वयं अपना निष्कर्ष निकाल के लाए और मैंने स्वयं दृष्टिगोचर हुआ कि उन बच्चों की आदतों में सुधार आया। जिन बच्चों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए प्रयोगों का अध्ययन किया, जैसे नवीन माध्यमिक शाला मगरधा में प्रथम 2 माह में 3, हाउस के द्वारा 3, दूसरे 2 माह में फिर 3 और तीसरे 2 माह में फिर 3, ऐसे 9 विषय वस्तुओं पर समूह हाउस वार जो है काम किया गया है और इससे लगभग 9 विषय वस्तुएं। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि उन विषय वस्तुओं के अलावा ये अनवरत रूप से चलना चाहिए। एक ऐसी योजना है जिसमें क्षमा चाहूंगा जो प्रैक्टिकली मैंने देखा इस हिसाब से फंडिंग बहुत कम है,
3000 रुपया संस्था के लिए दिया गया है। विज्ञान मित्र क्लब के लिए प्रत्येक माध्यमिक शाला को कम से कम 10,000 रुपए का फंड दिया जाए। इसका कार्य क्षेत्र जो है वो प्रवेश उत्सव के साथ ही विषय वस्तु वितरण के साथ हो जाए। प्रत्येक 2 माह में इसकी समीक्षा की जाए और जन शिक्षा केंद्र स्तर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्रोजेक्ट सफल होते हैं, चयनित होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सबके लिए बधाई और सबके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक नई पीढ़ी में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए यह योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। मैं सभी को साधुवाद धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि बच्चे इस कार्य को करते रहें। अगर मान लो फंड में कभी कोई कमी आती है तो प्रधान पाठक जी से निवेदन करूंगा कि कोई अन्य फंड की बचत राशि से इस योजना को अनवरत रूप से चालू करें, क्योंकि इससे हमें बच्चों में व्यवहारिक परिवर्तन, एक क्रांतिकारी व्यवहारिक परिवर्तन दिखा है। धन्यवाद। जय